आज मैं आपको मीशो और ई-कॉमर्स के बारे में कुछ सच बताने वाला हूँ। और अगर आप इस पूरी वीडियो को नहीं देखना चाहते तो मैं आपको कंक्लूजन पहले ही बता देता हूँ। 99% ऑफ ई-कॉमर्स सेलर्स फेल होने वाले हैं और वो अपनी ई-कॉमर्स की जर्नी में 1 साल में वो अपनी जॉब की सैलरी से जितना पैसा कमाते, उससे ज़्यादा पैसा वो ई-कॉमर्स से नहीं कमा पाएँगे। अगर आपके पास समय है ये समझने का कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ और आप क्या कर सकते हैं कि आप इन 99% लोगों में ना आए, तो इस वीडियो को पूरी जरूर देखिएगा। मीशो ने हाल ही में 2023-24 की एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट शेयर करी है, जिसे पढ़ के हमें बहुत से इंसाइट्स मिल जाते हैं। जैसे मीशो ईयर ओवर ईयर 30% से अपनी सेल्स ग्रो कर रहा है और सिर्फ मीशो की सेल्स ग्रो नहीं हो रही है, बल्कि मीशो पे न्यू बायर्स भी ऑनबोर्ड हो रहे हैं। जिसमें पहले जहां 2022 में एक यूजर एक साल में 5.5 ऑन एन एवरेज ऑर्डर प्लेस किया करता था, वहीं 2024 में सेम यूजर एक साल में 9 ऑर्डर्स प्लेस कर रहा है। इस डेटा से हमें क्लियरली समझ आता है कि डिमांड तो इंक्रीज हो रही है और रिपीट ऑर्डर्स भी इंक्रीज हो रहे हैं। चलो मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट बताता हूँ। मीशो फ्लिपकार्ट को सेल्स में डिफीट कर चुका है। मीशो जहां एक दिन में 48 लाख ऑर्डर प्रोसेस करता है, वहीं फ्लिपकार्ट एक दिन में अराउंड 35 लाख ऑर्डर्स ही प्रोसेस कर पाता है। चलो अब ये समझ लेते हैं कि मीशो ने कैसे अपना बिजनेस इकोसिस्टम क्रिएट कर रखा है और उससे हमें बहुत सारे इंसाइटफुल बातें पता चलने वाली है। तो मीशो मेनली 3 तरह से पैसे कमाता है, जिसमें पहले नंबर पे आ जाता है एडवर्टाइजमेंट। मीशो सेलर्स को प्रोडक्ट पे विजिबिलिटी प्रोवाइड करने के रिटर्न में उनसे कुछ पैसे चार्ज करता है और मीशो को ये चीज एकदम एब्सोल्युटली फ्री पड़ती है, क्योंकि मीशो ने ऑलरेडी एक वेबसाइट और ऐप क्रिएट कर रखी है। तो मीशो का जितना भी एड रेवेन्यू क्रिएट होता है, वो सारा का सारा प्योर प्रॉफिट होता है मीशो के लिए। सेकंड है मॉल फीस। मीशो ओरिजिनल ब्रांड्स के सेलर को मीशो मॉल वाले सेक्शन में लिस्ट करता है, जिससे बायर्स को पता चल जाता है कि ये प्रोडक्ट ओरिजिनल ब्रांड का है और मीशो इस चीज के सेलर से कमीशन चार्ज करता है हर सक्सेसफुल सेल्स पर। जैसे कि आपने रिसेंटली देखा होगा, मामा अर्थ, पोट्रॉनिक्स और भी जाने कितनी ही कंपनियां हैं जिन्होंने मीशो पे सेल्स करना स्टार्ट किया है और मीशो इन्हीं ब्रांड से कमीशन चार्ज करता है और हम जैसे जेनरिक प्रोडक्ट के सेलर से कोई कमीशन चार्ज नहीं करता है। थर्ड है कुरियर चार्जेस। मीशो ने हाल ही में अपनी एक कुरियर कंपनी इंट्रोड्यूस करी है वॉल्मो के नाम से। अब जैसा मैंने आपको पहले बताया कि मीशो एक दिन में 48 लाख ऑर्डर्स प्रोसेस करता है, हाल फिलहाल उसमें से सिर्फ 20% ऑर्डर्स ही वॉल्मो प्रोसेस कर पा रहा है और जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा वैसे वैसे मीशो फ्लिपकार्ट की तरह ऑपरेट करने लग जाएगा। जैसे फ्लिपकार्ट ने ई कार्ट बना रखा है अपनी लॉजिस्टिक्स कंपनी, वैसे ही मीशो के सारे ऑर्डर्स फ्यूचर में वॉल्मो हैंडल करने वाला है। और जितना ज्यादा वॉल्मो दिन के ऑर्डर प्रोसेस करेगा, उतना ज्यादा मीशो का प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज होता चला जाएगा और कुछ समय बाद ही मीशो के प्रॉफिट्स का 50% से ज्यादा हिस्सा इस कुरियर कंपनी से आने वाला है। पर मैं आपको ये सब क्यों बता रहा हूँ, तो आपको सब समझ आ जाएगा धीरे धीरे। तो चलो अब नेक्स्ट समझ लेते हैं कि मीशो पे आखिरकार इतने सारे ऑर्डर्स कर कौन रहा है। तो मीशो पे लेट अलोन टायर 3 और टायर 4 से 60% ऑर्डर्स आते हैं। मतलब वो लोग जो छोटे टाउन, कस्बे और गांव में रहते हैं। अब इस पॉइंट से एक चीज तो क्लियर हो जाती है कि मीशो पे क्यों चीप प्रोडक्ट बहुत ज्यादा सेल होते हैं और क्यों मीशो एक प्राइस कॉम्पिटिटिव मार्केट प्लेस है। क्योंकि यहाँ के बायर ज्यादातर लो इनकम ग्रुप के लोग होते हैं जो ऑनलाइन सिर्फ सस्ता सामान ढूंढ रहे होते हैं, ना कि किसी ब्रांड का टैग लगा हुआ महंगा प्रोडक्ट। वो एक वैल्यू फॉर मनी बायर्स है और रिटर्न भी इसलिए मीशो पे ज्यादा होते हैं, क्योंकि जहां पे एक तरफ हाई इनकम ग्रुप के बायर्स होते हैं जिन्हें अगर प्रोडक्ट पसंद नहीं आता तो वो इजीली रिटर्न नहीं करते, वो अपने फ्रेंड्स को दे देते हैं या फिर वो घर पे ऐसे ही पड़ा रहता है, क्योंकि वो इतने एफर्ट नहीं करना चाहते कि वो प्रोडक्ट को रिटर्न करें और उनके पास डिस्पोजेबल इनकम भी काफी ज्यादा होती है। वहीं दूसरी और लो इनकम ग्रुप वाले लोग वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट में बिलीव रखते हैं। अगर उनको प्रोडक्ट में थोड़ी भी कमी लगती है तो तुरंत रिटर्न कर देते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट समझ लेते हैं कि इतने ऑर्डर्स में इंस्टेबिलिटी क्यों है, कि किसी मंथ तो ऑर्डर 400-500 पर डे आते हैं और वहीं वो गिर के 10-15 ऑर्डर्स रह जाते हैं। ऐसा आखिर क्यों होता है? ये चीज मैंने बहुत से सेलर्स से सुनी है कि मेरे एक टाइम पे इतने ऑर्डर आ रहे थे और अब बस इतने ही ऑर्डर रह गए हैं। ऑर्डर डिक्लाइन होने के कई रीजंस हो सकते हैं। लैक ऑफ प्रोडक्ट क्वालिटी, सीजनल प्रोडक्ट, बैड रिव्यूज, मार्केट कंपटीशन, प्राइस ट्रेंड। बट इसका रीजन छुपा है इंडिया के डेमोग्राफिक में। इंडिया की अराउंड 60% पॉपुलेशन यूथ है, जिसमें से लेट अलोन 35% पॉपुलेशन जेनजी है। मतलब वो लोग जो ईयर 2000 के बाद पैदा हुए थे। पर उससे क्या ही फर्क पड़ता है, आप यही सोच रहे होंगे। पर फर्क तो बहुत ज्यादा पड़ता है।
ये बच्चे वो हैं जो मोबाइल एज में पैदा हुए हैं। ये 5-6 साल के हुए थे और इन्होंने मोबाइल हाथ में ले लिया था और ये इंटरनेट के साथ ग्रो हुए हैं। ये रोज कुछ नया देखते हैं और उसे खरीदने की चाह रखते हैं। तो इंडिया में ट्रेंड बेस्ड शॉपिंग अब बहुत ज्यादा पॉपुलर हो चुका है, जिसका मेजर इम्पैक्ट उन ट्रेडिशनल सेलर्स पे पड़ रहा है जो ऑनलाइन पहले बस साल में एक बार प्रोडक्ट अपलोड करते और पूरे साल ऑर्डर्स डिस्पैच करने का मजा लेते थे। इसलिए मैं हमेशा कहता रहता हूँ कि हर महीने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करो, चाहे आपके ऑर्डर्स डेली कितने ही क्यों ना आ रहे हो। पर एनीवेज, इस पे हम बाद में बात करेंगे। अब समझ लेते हैं कि व्हाई 99% ऑफ सेलर्स विल फेल इन ई कॉमर्स बिजनेस। पर उससे पहले आप में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जो मीशो और फ्लिपकार्ट की पेमेंट साइकिल से परेशान रहते होंगे, क्योंकि आपके पास फंड लिमिटेड है पर आपके वेंडर को टाइमली पेमेंट करना है। क्योंकि अगर आपने उनको टाइमली पेमेंट नहीं किया तो आपका प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक रहेगा। इसीलिए आपको टाइम पे पेमेंट आना बहुत ज़रूरी होता है। पर आप 7 दिन 30 दिन का वेट नहीं कर सकते और आपके पास इतना पैसा नहीं है कि आप अपने बिजनेस का कैपिटल एक्सपेंड कर पाएं। अब ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाए? तो हाल ही में मैंने भारत नेक्स्ट नाम की एक ऐप यूज़ करी, जिसपे आप क्रेडिट कार्ड की हेल्प से इजीली अपने वेंडर को पेमेंट कर सकते हैं, वो भी बहुत ही मिनिमल चार्जेस के साथ। इससे ना ही आपको किसी तरीके का लोन लेना पड़ता है और ना ही आपको किसी से उधार लेने की जरूरत पड़ती है और ना ही आपको अपना प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक करना पड़ता है और आप टाइम पे वेंडर को पेमेंट कर पाते हैं और अपने ई कॉमर्स बिजनेस को स्मूथली रन कर पाते हैं। अगर आप भी भारत नेक्स्ट के इस फीचर को यूज करना चाहते हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है और आप गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पे भारत नेक्स्ट ऐप सर्च करके इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। चलो अब फाइनली समझ ही लेते हैं कि वाई 99% ऑफ सेलर्स विल फेल इन ई कॉमर्स बिजनेस, और उसके बाद हम जानेंगे कि कैसे आप इस फेलियर से बच सकते हैं। चलो मान लेते हैं आपने एक विनिंग प्रोडक्ट ढूंढ लिया और आपको डेली के 300 400 500 ऑर्डर भी आने लग गए। आप खुश हैं कि महीने के आप 3-4 लाख रुपए कमा रहे हैं। सारे एक्सपेंसेस पे करने के बाद आपके रिटर्न्स भी कम है और प्रोडक्ट एक नंबर हिट है। अब यही एंट्री होती है एक बड़े मैन्युफैक्चरर की, एक बड़े ऑनलाइन सेलर की, जो ऑलरेडी आपके नीश में, जो ऑलरेडी आपकी कैटेगरी में सेल कर रहा था, बट अभी तक वो आपका प्रोडक्ट नहीं बेच रहा था जो प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं। तो विद इन 3 to 4 months वो आप ही के जैसा सेम प्रोडक्ट ऑनलाइन लिस्ट करेगा और आपके सारे ऑर्डर्स खींच लेगा। वो उसको बस करना इतना सा है कि उसको 50 रुपए 60 रुपए सस्ते में वो प्रोडक्ट देना है। और वो ऐसा क्यों कर पा रहा है? क्योंकि वो एक बड़ा मैन्युफैक्चरर है, उसके पास फंड्स है, उसके पास कैपिटल है, उसके पास वो सब कुछ है जो एक ई कॉमर्स सेलर को रिक्वायर्ड होता है एक स्मूथली बिजनेस रन करने के लिए। और वो घबराता नहीं है एक प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए। उसके पास इनफैक्ट डेटा तक है कि कैसे ये प्रोडक्ट सेल हो रहा है, कितना सेल हो रहा है, कितना रिटर्न है इसका, और वो प्रॉपर रिसर्च करके बैठा है। और सिर्फ 3-4 महीने में आपको 400-500 ऑर्डर्स सिर्फ 10-15 ऑर्डर्स पे रह जाएंगे और आप कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके सामने वाला कंपैटिटर वो डेटा पे डिसीजन लेता है और वो मार्केट में इतने टाइम से है कि वो प्राइस वॉर करने के लिए रेडी है। मैं इसमें अपना ही एक एग्जांपल बताना चाहूंगा। मुझे भी एक सुपर हिट प्रोडक्ट मिल गया था जो 300-400 ऑर्डर्स पर डे के टच कर रहा था और मैंने भी एक ट्रेंड को कैच किया था जिसमें रिटर्न्स कम थे और सब चीजें बहुत ही अच्छी थी। और उसी टाइम एक बड़े प्लेयर की एंट्री हो जाती है जो पूरा मार्केट डिसरप्ट कर देता है और सेम ही प्रोडक्ट 100 रुपए सस्ता बेचने लग जाता है। अब मार्केट में सस्टेन करने के लिए सभी को प्राइस वॉर करना पड़ा, बट आखिरी में जीत उस बड़े मैन्युफैक्चरर की हुई जिसके पास बहुत सारा पैसा है और जो बहुत टाइम से इस इंडस्ट्री में है। और हमें इवेंचुअली इस प्रोडक्ट से एग्जिट लेना पड़ा और नया ही कोई प्रोडक्ट ढूंढना पड़ा। अगर मुझे ये नॉलेज पहले होती तो शायद मैं वो गलती नहीं करता, और मैं नहीं चाहता कि आप भी वो गलती करें जो मैंने करी है और मेरे ही जैसे कई सारे सेलर्स ने करी है। मैं आपको ये सारी चीजें डराने के लिए नहीं बोल रहा, ये सारी चीजें एकदम सच हैं। टेक्नोलॉजी और ट्रेंड, इन दो चीजों के बिना आप सरवाइव नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पैसे तो आप एक बार लोन लेके ले आओगे, बट इन दो चीजों की नॉलेज, टेक्नोलॉजी और ट्रेंड, ये दो चीजों की नॉलेज आप कहां से लेके आओगे? तो आखिर क्या किया जाए अगर आपको सही में एक सक्सेसफुल ऑनलाइन बिजनेस करना है तो, और आपने ठान रखी है कि आप वो 1% में आना चाहते हैं? तो ये रास्ता भले ही थोड़ा मुश्किल होने वाला है पर नामुमकिन नहीं। आप भी उस 1% लोगों में आ सकते हैं, क्योंकि उन 1% लोगों ने भी ऐसे ही आपकी तरह छोटे से शुरुआत करी थी,
बस उन्होंने मौके को कभी जाने नहीं दिया और सीखने के समय पे सीखने पे ध्यान दिया है। सबसे पहली जो बेसिक चीज आपको करने की जरूरत है वो है आपको अपना माइंडसेट शिफ्ट करना होगा और हर मंथ एक न्यू प्रोडक्ट जरूर से जरूर लॉन्च करना होगा। सेकंड, आप सिर्फ दो ही तरीके से आज के टाइम के बिजनेस में सरवाइव कर सकते हैं, फिर वो चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन। फर्स्ट, वर्टिकल इंटीग्रेशन। इसका मतलब होता है मैन्युफैक्चरिंग, रॉ मटेरियल सोर्सिंग और मार्केटिंग को धीरे धीरे अपने अंडर लेना। मतलब आपको टाइम के साथ साथ अपनी खुद की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बिल्ड करनी है, रॉ मटेरियल खुद से सोर्स करना है और अपने प्रोडक्ट को खुद से मार्केट करना है। सेकंड है प्रीमियमाइजेशन से, मतलब आपको एक प्रीमियम ब्रांड बिल्ड करना है, एक ऐसा ब्रांड जो प्रोडक्ट के कारण नहीं ब्रांड नेम से बिकता हो। जैसे नूडल्स के लिए मैगी, आज अगर किसी को नूडल्स खाने होते हैं तो वो ये नहीं बोलता कि मुझे नूडल्स खाने हैं, मुझे yippee खानी है, मुझे सनफीस्ट खाना है या मुझे XYZ कोई नूडल्स खाने हैं, वो मैगी बोलता है। आपको इस तरीके से ब्रांड बिल्ड करना है ओवर द टाइम कि लोग आपके नाम से प्रोडक्ट खरीदे। इन दोनों चीजें के अलावा आपको यूजर बिहेवियर डेटा और मार्केट ट्रेंड का डेटा आपको कलेक्ट करना शुरू कर देना चाहिए। और ये सब कैसे करते हैं वो आपको ऑनलाइन ही सीखना पड़ेगा। अगर आप ये सब चीजें नहीं करना चाहते तो आपके पास दो ऑप्शन हैं। पहला कि आपको जितने ऑर्डर्स आ रहे हैं और आपके महीने के जितने भी 20-30 हजार रुपए की कमाई हो रही है आप उसमें खुश रहें। और दूसरा, आप इस बिजनेस को छोड़ दें और तुरंत से जॉब ज्वाइन कर लें, क्योंकि बिजनेस में कंपटीशन कभी कम नहीं होगा बल्कि बढ़ने ही वाला है। और बिजनेस की बेसिक डिमांड है वो है नॉलेज, और आप अगर सीखने को तैयार नहीं है तो बिजनेस आपके लिए नहीं है। और जब मैं बिजनेस की बात करता हूं तो मैं सिर्फ ऑनलाइन बिजनेसेस की बात नहीं कर रहा, मैं ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरीके के बिजनेसेस की बात कर रहा हूं। आप राशन दुकान, जनरल स्टोर और कपड़ों के दुकान का ही एग्जांपल ले लीजिए। एक तरफ तो मार्जिन्स लो होते चले जा रहे हैं और दूसरी तरफ जेप्टो, ब्लिंकिट, इंस्टामार्ट, योस्टा, जूडियो, डी मार्ट, वी मार्ट, इस तरह की बड़ी बड़ी कंपनियों ने छोटे छोटे दुकानदारों का धंधा बिल्कुल मार रखा है। मैं एक टायर 3 सिटी में रहता हूँ और जब से ब्लिंकिट और डी मार्ट आए हैं हमारे शहर के जनरल स्टोर और राशन दुकानों पे भीड़ बिल्कुल खत्म सी हो गई है। यहाँ एक समय ऐसा था जहाँ पे दुकान पे खड़े होने की जगह नहीं हुआ करती थी, दुकानदार को अपने ग्राहक को वेट करवाना पड़ जाता था आधी आधी घंटे तक। और आज मैं देखता हूँ किसी ना किसी दुकान को बंद होते हुए देख रहा हूँ। और यही हाल कपड़ों की दुकानों का भी है। इन बड़ी बड़ी कंपनियों ने छोटे दुकानदारों का धंधा पूरी तरीके से मार रखा है और आप इसमें कुछ नहीं कर सकते। और ये धंधा ऐसे ही कम होता रहेगा छोटे दुकानदार का, अगर वो नए तरीके के बिजनेस करना नहीं सीखेंगे तो। आज धंधा कैसे होता है, आज कैसे डिसीजन लिए जाते हैं, ये सब सीखना बहुत जरूरी है। अब आप में से कई लोग होंगे जो आके कमेंट करेंगे कि मेरे अंकल की दुकान तो सही चल रही है, मेरे फलाना फलाना दोस्त की दुकान तो बढ़िया चल रही है। तो एक्सेप्शंस आपको हर जगह मिल जाएंगे, पर सबकी दुकानें नहीं बंद होने वाली हैं। 10% छोटे दुकानदार फिर भी सरवाइव कर जाएंगे बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट्स के। पर इन दुकानदारों की सरवाइव करने की प्रोबेबिलिटी कितनी कम है और कोई नहीं जानता कि किसकी दुकान बंद होगी और कौन दुकानदार सही काम कर जाएगा। पर बात यह है कि आपके जीतने के चांसेस कितने कम हो जाते हैं बिना मार्केट ट्रेंड और नॉलेज के। चलो आपको एक मैं छोटी सी कहानी सुनाता हूं और आपको इसका जवाब देना है। आपको एक नदी क्रॉस करनी है और आपके सामने दो बोट खड़ी है। पहली बोट है जिसमें छेद हो रहा है और उसमें कोई गारंटी नहीं है कि आप नदी क्रॉस कर भी पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। पर दूसरी ओर दूसरी बोट खड़ी है जिस बोट से जाने में थोड़ा समय जरूर लगता है, पर आज तक उस बोट से कभी कोई नदी में डूबा नहीं है। तो आप किस बोट पे सवार होकर नदी को क्रॉस करना चाहेंगे?